Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 11 of chapter number 9, Biomolecules. In this session we discussed about the properties of enzymes. अब enzymes की सभी properties किससे related होगी? Obviously we know that related to the proteins, क्योंकि nature wise enzyme क्या है? Protein है. So each enzymes has all properties related to the proteins. So property number 1. Enzyme is a macromolecules which are formed of the sequential chain of a number of amino acids which are joined by peptide bond. So बहुत सारे amino acids जब peptide bond के through एक दूसरे से जुड़ेंगे, it create a sequential chain. जो polypeptide है, protein है और एक टाइप का macromolecules है, वो ही क्या है? It is the enzymes. Okay. Second characters, enzymes are specific in their functions. हर एक enzyme अपने अपने functions में specific होते हैं. As like that, each enzyme has an effect on a particular reaction only. कि एक enzyme एक ही type की reaction के ऊपर affection देगा. जैसे कि example दिया हुआ lipase can digest lipid only, sucrase can digest sucrose only, and protease can digest protein only. Okay. Property number 3. Each enzymes are amphoteric in nature because of their structures. अब आपको पता है enzyme मतलब प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड. एमिनो एसिड के पास मिडल में कार्बन था, कार्बन की एक साइड पे अल्कलाइन ग्रुप था जो नेचर वाइज एमिनो है, दूसरा था एसिडिक ग्रुप जो कार्बोक्सिल COOH ग्रुप था. तो इन दोनों एक ही कार्बन के दोनों साइड पे होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक नेचर का काम करेगा. इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर यूनिडायरेक्शन. यूनिडायरेक्शन का मतलब है S का कन्वर्जन होगा P में. सबस्ट्रेट इज कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट विद द सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स. तो मेजोरिटी नंबर ऑफ एंजाइम्स ऐसे काम करते हैं, बट कभी कभार थोड़े बहुत एंजाइम्स बाई डायरेक्शनल कैरेक्टर्स वाले भी होते हैं, जैसे कि उनके पास होती है प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी. पर ऐसे एंजाइम्स एक्सेप्शनल होंगे. बाकी मेजोरिटी नंबर ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में करते हैं? मेनली प्रोडक्ट में. नंबर 5. ईच एंजाइम्स इज फंक्शनल विद इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज. कि भाई एक रेंज दी गई है मिनिमम टू मैक्सिमम. यही रेंज के अंदर एंजाइम अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाएगा. अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा आप बढ़ाते हो तो हाई टेम्परेचर पे इट बिकम अ डीनेचर्ड, एंड टेम्परेचर अगर मिनिमम से कम होता सो एंजाइम बिकम अ इनएक्टिव. नेक्स्ट पॉइंट, ईच एंजाइम इज एक्टिवेट एट स्पेसिफिक पीएच. तो उसका भी कुछ मिनिमम रेंज होगा और कुछ मैक्सिमम रेंज होगा. जैसे कि न्यूट्रल पीएच पे काम करने वाला एमाइलेज एंजाइम 6.8 पीएच जो माउथ में होगा. एसिडिक पीएच पे काम करने वाला पेप्सिन नाम का एंजाइम 1.8 पीएच जो स्टमक में होगा. एंड बेसिक पीएच पे काम करने वाला ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम 7.8 पीएच जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होगा. सो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस. तो ये केमिकल रिएक्शंस की स्टडी हमें करनी है बिकॉज ऑफ टू अंडरस्टैंड द एंजाइम्स इन डिटेल. सो एंजाइम्स को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस क्या है. सो कोई भी टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं अंडरगोज दी 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस में पहला ले लेते हैं फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू चेंज इन द शेप ऑफ कंपाउंड विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. समझ लो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके शेप के अंदर चेंज हो रहा, बट कंडीशन एक ही है कि वो शेप चेंज कैसे होगा? विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स. तो ऐसे टाइप के चेंजेस के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दिस इज द फिजिकल प्रोसेस. अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. तो जब भी आइस मेल्ट होता है वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा लिक्विड में, एंड वाटर जब हीट के थ्रू आप गर्म करते हो तो वेपर में कन्वर्ट होता है. तो फिर वो चाहे आइस सॉलिड में हो, वाटर लिक्विड में हो, या तो वेपर
स्टीम के फॉर्म में हो तो तीनों है एक ही टाइप का, बट खाली मैटर अलग अलग है. सो दिस आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस. इसको भी फिजिकल प्रोसेस के नाम से ही जाना जाता है. तो ये पहला पॉइंट हुआ फिजिकल चेंजेस का. However, when bonds are broken, बॉन्ड जब टूटते हैं and new bonds are formed during transformation, this will be a cold chemical reaction. जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है और फिर से नए बॉन्ड को जोड़ करके ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नया सब्सटेंस बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, BaOH2 प्लस H2SO4 को अगर आप जोड़ते हो तो इसके बॉन्ड टूटेंगे और इसके बॉन्ड टूटेंगे और बनेगा BaSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो ये जो पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, कहीं पे भी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. सो इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड को तोड़ा गया फिर से बॉन्ड को जोड़ा गया. बट उससे ही सिमिलर एक दूसरा रिएक्शन है जिसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. तो ऑर्गेनिक केमिकल मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट होंगे. सो हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च का ब्रेकडाउन करना ग्लूकोज बनाना या तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना एमिनो एसिड बनाना. तो जब भी उनका ब्रेकडाउन किया जाता है हमें ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ना पड़ता है. हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज या तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना. तो ये थे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. तो फिर चाहे रिएक्शन फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो, सो रेट of physical or chemical process is refers the amount of product form per unit. कि पर यूनिट कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उससे बोला जाता है वो केमिकल या तो फिजिकल प्रोसेस का रेट. और उसको डिफाइन किया जाता है ये फॉर्मूला से कि भाई रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. कि भाई दिए हुए टाइम में कितना प्रोडक्ट बना उसे बोला जाता है वो केमिकल या तो फिजिकल प्रोसेस का रेट. इवन रेट को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि भाई रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, स्पीड इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. कि वो रेट की डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई की है तो रेट को आप वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हो. नाउ कोई भी प्रोसेस हो चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उनकी जो रेट है आर इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर अमोंग अदर फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को या तो उसकी रेट को अफेक्ट करते रहते हैं, पर उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर हो तो वो फैक्टर आपको कंसिडर करना है टेम्परेचर. अब एक जनरल रूल है थंब का कि अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट अ रेट आर आइदर डबल और डिक्रीज. रेट या तो डबल हो जाएगी या तो कम हो जाएगी बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन. अब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तो आप बढ़ाते हो या तो आप कम करते हो, तो रिएक्शन की रेट भी अगर बढ़ाया है तो डबल हो जाएगी, कम किया है तो प्रोसेस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये एक जनरल रूल है. तो पहला केमिकल या तो फिजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने वाला टेम्परेचर नाम का फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है वो आपने डिस्कस किया. नाउ एंजाइम्स एक्चुअल में ये प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है. नाउ कैटेलाइज्ड रिएक्शन, कैटेलाइज्ड का मतलब होता है यूज ऑफ एंजाइम्स. कि एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन करने के बाद वो रिएक्शंस किस तरह से काम करती है. सो कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वन. वास्टली मतलब हायर स्पीड से. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स को इन्वॉल्व करते हो तो एकदम फास्ट स्पीड से होगा एज कंपेयर टू दी अनकैटेलाइज्ड वन, मतलब जिनके अंदर आपने एंजाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया.
So when enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly, extremely higher than the same but uncatalyzed reaction. अब दो रिएक्शन है, एक में आपने एंजाइम यूज़ किया है, दूसरे में आपने एंजाइम यूज़ नहीं किया. तो जिसमें एंजाइम यूज़ किया है उसकी रेट बहुत ही फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर रिएक्शन जिसके अंदर आपने एंजाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया है. बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ा जाता है बनेगा कंपोनेंट कार्बोनिक एसिड. अब ये कार्बोनिक एसिड में पहला पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecules of H2CO3 being formed in 1 hour. सोचो आप एक घंटे में अगर एंजाइम आपने यूज़ नहीं किया है देन H2CO3 के खाली कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं? 200 मॉलिक्यूल्स. बट बाय यूजिंग दी एंजाइम विच आर प्रेजेंट विद इन दिस साइटोप्लाज्म, इवन वो एंजाइम रेड ब्लड सेल के अंदर भी होता है. सो वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम अगर आप H2CO3 बनाने के लिए यूज़ करते हो देन रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विथ अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड. यहाँ पे 1 घंटा था, यहाँ पे खाली 1 सेकेंड होगा और वो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों को मिलेंगे H2CO3 के? 6 लाख मॉलिक्यूल्स. अब आप सोच सकते हो कि कितनी स्पीड से ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है अगर आपने वो रिएक्शन के लिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम यूज़ किया है तो. सो दिस एंजाइम एक्सेलरेट इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम. 10 लाख गुना स्पीड से ये एंजाइम रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है. सो द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबली इंडीड. एक्चुअल में ये जो एंजाइम का पावर है वो बहुत ही फास्ट काम करने वाला है क्योंकि रिएक्शन की रेट को आपने जो ऊपर एग्जांपल देखा वहाँ पे 10 मिलियन टाइम्स वो स्पीड की रेट को बढ़ा देता है. इवन देयर आर द थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच ईट कैचलाइज्ड अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन. जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि हर एक एंजाइम खुद के नेचर के अंदर स्पेसिफिक होते हैं, वो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस को ही कैटलाइज करते हैं. सो देयर आर द थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम एंड ईच कैटलाइज्ड अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन. जैसे लाइपेज खाली लिपिड को ही तोड़ेगा, सुक्रेज खाली सुक्रोज को ही तोड़ता है. सो मल्टी स्टेप chemical reaction when each of this step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme is called as a metabolic pathway. समझ लो एक नहीं बल्कि 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या तो केमिकल रिएक्शंस है जिनमें से each of this step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme. अब 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मे भी पॉसिबल है एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर एक ही एंजाइम यूज़ होगा या तो अलग अलग एंजाइम यूज़ होगा. तो वो केमिकल रिएक्शन के मल्टी स्टेप को बोला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस का. सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. तो ये पाथवे का नाम है ग्लाइकोलाइसिस. C6H12O6 plus O2, it gives 2 molecule of C3H4O3 and as a byproduct 2 water molecules. So is actually a metabolic pathway. ये आपको खाली मैंने सिंपली दे दिया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, बट प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस का पूरा रिएक्शन पाथवे दिखाया हुआ है जो लीनियर था. सो इट्स एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. तो ऊपर जो आपको मैंने दिया था वो एक ही रिएक्शन था बट वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है विथ 10 different enzymes which catalyze the metabolic reactions. मतलब 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक में से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है.
सो आपको चैप्टर नंबर 14 के अंदर जब रेस्पिरेशन स्टडी करना है तो उस टाइम पे आपको ये रिएक्शंस डिटेल में स्टडी करनी होगी। ना चलो कि भाई ये ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन आप करते हो तो आपको पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं, बट उसका भी डिपेंडेंस होगा कि ग्लूकोज के पास एक्चुअल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। सो एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट this very metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end products। अब metabolic pathway जब खत्म होने वाला तो मिलने वाली प्रोडक्ट को हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। पर वो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट के अंदर भी आपको बहुत सारा वेरिएशंस दिखेगा, उसका डिपेंडेंस होगा बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले ग्लूकोज से कंपलसरी पायरुविक एसिड का कन्वर्जन तो होगा ही, फिर चाहे वो कोई भी पाथ हो। बट अब पायरुविक एसिड के पास ऑप्शंस दो आ जाते हैं कि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो मैं प्लस दिखा रहा हूँ, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं माइनस दिखा रहा हूँ। सो अगर पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है देन वो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो वो कौन सा रेस्पिरेशन में जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनएरोबिक में भी दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और दूसरी पॉसिबिलिटी टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन जितना है उतना शायद सफिशिएंट नहीं है तो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और अगर टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है देन बनेगा अल्कोहल, और वी कैन से दैट इथेनॉल। ओके, लैक्टिक एसिड बनने की प्रोसेस हमारे स्केलेटल मसल में ही होती है, एंड टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल और अल्कोहल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सम नंबर ऑफ ईस्ट एज वेल एज एंडो पैरासाइट्स। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दो मैंने आपको दी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होगा CO2 एंड H2O। सो तीनों पॉसिबिलिटी लिखी हुई कि भाई इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनएरोबिक कंडीशन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनेगा एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म, एंड उसका ब्रेकडाउन होकर के लास्ट में क्या मिलेगा, CO2 एंड H2O। एंड तीसरा, विद इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन दिस सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल या तो अल्कोहल। सो अलग अलग अगर कंडीशंस है देन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो आपको मैंने पहले ही बताया था भाई अगर आप कंडीशन अलग अलग मेंशन करोगे तो आपको मिलने वाली जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स है वो भी कैसी होगी, अलग अलग। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एग्जांपल डिस्कस किया। एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने एक ग्लाइकोलिसिस नाम के मेटाबॉलिक पाथवे को यूज़ करके डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।